हेलो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। CHS 2019 का PYQ बायोलॉजी का जो हम नहीं कंप्लीट कर पाए थे उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार सारे क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे जिन क्वेश्चंस को हमने किया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर द ईयर 2018 वॉज अवॉर्डेड टू जेम्स ए लाइसन एंड तसुकु होंजू फॉर दियर डिस्कवरी ऑफ। क्या चीज़ की डिस्कवरी की थी जिसकी वजह से 2018 के कार्य की या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जेम्स एलिसन एवं टाकसू होंजो के संयुक्त रूप से उनके किस आविष्कार के लिए दिया गया या किस खोज के लिए दिया गया। देखो CHS जो था ये 2019 का पेपर है, तो 2018 का नोबेल प्राइज़ आपसे पूछा है। वैसे ही बेटा अगर आप CHS का 2023 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपसे 2022 के नोबेल प्राइज़ के बारे में पूछ सकता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 2022 का, ठीक है, 2022 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किसको मिला है? साइंटिस्ट पाबो के नाम से हैं, उनका सरनेम है पाबो। उनको मिला है किसके लिए? इन्होंने बताया है कि DNA हमारे एप्स का, हमारा और एप्स का और उनका जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं इन सब के DNA कॉमन होते हैं। इनके DNA में कॉमन न्यूक्लिक कोड्स मिले हैं, ठीक है, जेनेटिक कोड्स कॉमन मिला है। तो ये 2022 का है। अब बोलोगे सर 2023 में, तो 2023 का देखो नोबेल प्राइज़ जो मिलता है ना वो अक्टूबर के टाइम में मिलता है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के टाइम में नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो 2023 का नोबेल प्राइज़ अभी तक मिला ही नहीं है, तो 2022 में याद रखोगे। और इसका आंसर है बेटा कैंसर थेरेपी बाई इम्यून रेगुलेशन, इम्यून नियंत्रण के द्वारा कैंसर के इलाज के लिए। अगला क्वेश्चन, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज इन्वॉल्व इन। नाइट्रोजिनेज नाम की जो एंजाइम है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है? ध्यान से सुनो, नाइट्रोजिनेज एंजाइम किससे संबंधित है? इसका आंसर है बहुत सिंपल, इसका आंसर है बेटा रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इन प्लांट्स, ठीक है, पौधों से में वायुमंडल नाइट्रोजन के अवकरण से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि N2 इसको कन्वर्ट कर देता है NH3 यानी कि अमोनिया में। कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस एलिमेंट के प्रेजेंस में काम करती है? तो एलिमेंट का नाम है बेटा मॉलिब्डेनम, इसको MO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो MO या मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में ही नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करती है। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आप ध्यान में रखोगे। लंग्स हैव लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड। फेफड़ों में बड़ी संख्या में स्थित संकीर्ण नलिकाओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन संकीर्ण नलिकाओं को जो लंग्स में होती है, नैरो ट्यूब्स? इनको हम बोलते हैं बेटा ब्रोंकायोल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्रोंकायोल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज बीइंग कल्टिवेटेड इन लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। देखो ये क्वेश्चन 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट किया। और इसका आंसर है बहुत सिंपल, BT कपास, ठीक है, BT कॉटन। किस जीन परिवर्तित फसल की खेती भारत के अधिकतम भूभाग में होती है? BT कॉटन, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना कि फर्स्ट क्रॉप कौन सी आई इंडिया में? फर्स्ट क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड फर्स्ट क्रॉप, ठीक है, फर्स्ट क्रॉप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थी, फर्स्ट क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड की बात करें बेटा तो BT कॉटन। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, यहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में है बेटा BT टोबैको, ठीक है, BT टोबैको। तो इंडिया में क्योंकि टोबैको खाने वाले लोग ज़्यादा है इसलिए BT टोबैको है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में टोबैको की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है, ड्रग्स के लिए भी होती है, दवाइयाँ बनाने के लिए होती है, सिर्फ तंबाकू का सेवन करने के लिए नहीं होती है, खैनी खाने के लिए नहीं होती है, कई और चीज़ों के लिए भी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू। पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर आपको ध्यान रखना है, यूरोक्रोम। और ये यूरोक्रोम पिगमेंट बेटा यूरिन को भी कलर देता है पीला और फीसस को भी कलर देता है पीला, ठीक है। मल को और मूत्र को दोनों को येलो कलर देता है यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट। जैसे ये पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिलिक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर देता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो रेड कलर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से किसको जानते हैं? तो विटामिन E को हम बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ऐसे ही बेटा विटामिन A को बोला जाता है, ध्यान रखना, विटामिन A को बोला जाता है रेटिनॉल, मैंने लिख दिया रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन D को हम बोलते हैं सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन,
या इसी का एक दूसरा नाम होता है बेटा कैल्सीफेरॉल। ठीक है। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं, तो ऑलरेडी देख लिया। विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, द फर्स्ट एंजाइम विच वॉज क्रिस्टलाइज्ड इन प्योर फॉर्म वॉज, पहला एंजाइम जिसे शुद्ध रूप में स्राविकृत या क्रिस्टलित किया गया वह कौन सी एंजाइम है, तो इसका आंसर है यूरिएज। यूरिएज एंजाइम को सबसे पहली बार क्रिस्टलाइज किया गया था, मतलब इसके प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है बेटा, सेलेक्ट द मिसमैच, गलत मिलान का चयन करना है। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन, सर्टोली कोशिका पोषकीय होती है, बिल्कुल सही है। ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम जब निकल जाता है तो जो बचा हुआ पोर्शन है वही कॉर्पस लूटियम या पित्त पिंड के रूप में विकसित हो जाता है, तो ये भी सही है। फिर है कोरोना रेडियाटा स्पर्म, इसको छोड़ते हैं। चौथा है लीडिक सेल टेस्टोस्टेरॉन, लीडिक कोशिका टेस्टोस्टेरॉन बनाती है, ये भी सही है। जो गलत है बेटा वो ये है कोरोना रेडियाटा। कोरोना मतलब कोरोना वायरस नहीं होता, कोरोना मतलब होता है क्राउन लाइक, मतलब मुकुट जैसा। तो कोरोना रेडियाटा बेटा स्पर्म के चारों तरफ नहीं होता है। कोरोना रेडियाटा एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो किसके चारों तरफ होती हैं, ओवम के चारों तरफ, अंडे के चारों तरफ। तो अगर ये बेटा ओवम है तो ओवम के चारों तरफ ये जो सेल्स हैं इन्हीं को बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स कंटेन्ड किल्ड वायरसेस, कौन सी ऐसी वैक्सीन है, इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसमें किल्ड वायरसेस होते हैं, जिसमें मृत विषाणु होते हैं। निम्न में से किस टीके में मृत विषाणु होते हैं, किल्ड वायरसेस होते हैं, तो इसका आंसर है बेटा साल्क वैक्सीन। ठीक है, साल्क वैक्सीन। साल्क वैक्सीन को ही हम पोलियो वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान में रखोगे। ठीक है, साल्क वैक्सीन को बेटा हम पोलियो वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। एंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिमेन एक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच ऑफ, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत की एंजाइम को सक्रिय रहने के लिए इष्टतम पीएच क्या चाहिए, तो याद रखना अल्कलाइन पीएच चाहिए होता है। कैसा? अल्कलाइन। अल्कलाइन यानी कि बेटा बेसिक पीएच। तो बेसिक पीएच या अल्कलाइन पीएच कहाँ है? 7 to 8। एग्जैक्ट अगर बात करोगे तो 7.8 पीएच चाहिए होता है, या 7 से 8 के बीच में, दोनों सही है। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, मैकेनिज्म। ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, निम्न में से कौन शरीर के तापमान को बढ़ाने वाली क्रियाविधि नहीं है। इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, चयापचय की वृद्धि। ठीक है, वैसोडाइलेशन, वाहिका प्रसरण, शिवरिंग, कपकपाना या कपकपी, और पीलो इरेक्शन या रोंगटे खड़े होना। तो इसका आंसर सिंपल सा बेटा वैसोडाइलेशन। देखो, जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ठीक है, चयापचय बढ़ेगा तो हीट बनेगी, बॉडी में थर्मोजेनेसिस होगा, हीट बनेगी। शिवरिंग, कांपोगे तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। पाइलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े ठंडी के टाइम में ही होते हैं, ये एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारी बॉडी का। लेकिन वैसोडाइलेशन या वाहिका प्रसरण की वजह से हीट जनरेट नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन दैट इंक्रीजेस द हार्ट रेट या हार्ट बीट इफ प्रेजेंट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल सा इसका आंसर है बेटा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को ही 3F हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट, फ्लाइट या फ्राइट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ दिख लो, हार्ट बीट। हार्ट बीट कोई तो पूछे, या हार्ट BEAT, हार्ट बीट, या हार्ट रेट, या हार्ट रेट कोई पूछे, या बेटा पल्स रेट कोई पूछे, पल्स रेट कोई पूछे, ये तीनों में से कोई कुछ भी पूछे, आपका आंसर होगा 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है। इसके अलावा बेटा एक दूसरा ब्रीदिंग रेट कोई पूछे, ठीक है, ब्रीदिंग रेट। तो अगर कोई आपसे ब्रीदिंग रेट पूछे तो आप बताओगे इसको 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, ये ब्रीदिंग रेट है। या इसको 12 to 16 कर लो, ज़्यादा बेटर है। ब्रीदिंग रेट को कर लो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, ब्रीदिंग रेट आप ध्यान रखोगे 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन आर रीयूज्ड बाय।
उपघटन और खनिजीकरण के दौरान पर्यावरण में विमुक्त होने वाले कार्बनिक पदार्थों का पुनः उपयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? डेट्रीवोरस के द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, कार्निवोरस के द्वारा या डिकम्पोजर्स के द्वारा? ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा प्रोड्यूसर्स के द्वारा। सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाते हैं किसके बाद? डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन के बाद, तो उसको रीयूज कौन कर लेता है? प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर? इस निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो माइकोराइजा है, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होता है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई मिलके बनाते हैं बेटा माइकोराइजा, और ये एक तरह का बायो फर्टिलाइजर है। राइजोबियम ये भी सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ाता है। नॉस्टॉक ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एग्रोबैक्टीरियम इसमें से इकलौता है जो बायो फर्टिलाइजर नहीं है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन कॉकरोच, टैडपोल या फिश, मॉस्क्यूटो या हाउसफ्लाई। तो देखो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो कॉकरोच, मॉस्क्यूटो, हाउसफ्लाई ये तीनों इंसेक्ट्स हैं बेटा, तो इन सब में ओपन या खुला संचार प्रणाली होगी। ठीक है, तो बंद संचार प्रणाली किसमें होगी? टैडपोल में या मछली में। ठीक है, टैडपोल में और या फिश में होगी क्या? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद संचार प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच टिश्यू इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स? ठीक है, मोनोकॉट्स में कौन सी टिश्यू एब्सेंट होती है? तो मोनोकॉट्स में बेटा एब्सेंट होती है कोलेनकाइमा, COLLENCHYMA, कोलेनकाइमा। ठीक है, एक बीज पत्री में कौन सा ऊतक अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर है बेटा कोलेनकाइमा नहीं होता। ठीक है, कोलेनकाइमा नहीं होता। अगला, विच वन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप प्लांट्स? क्रॉप प्लांट्स के लिए कौन सा इनमें से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है? कौन सा इनमें से बेटा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है क्रॉप प्लांट्स के लिए? तो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्रॉप प्लांट्स के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट याद करना है या मैक्रो न्यूट्रिएंट? देखो एक काम करो, मैक्रो याद रख लो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद रख लो। इसके लिए याद रखोगे कॉर्न पी के मग से कॉफी, कौन पी के मग से कॉफी। ठीक है, कौन पी के मग से कॉफी। तो सी से है बेटा कार्बन, ठीक है, एच से याद रखोगे हाइड्रोजन, ओ से याद रखोगे बेटा ऑक्सीजन, ठीक है, एन से याद रखोगे बेटा नाइट्रोजन, ठीक है, पी से याद रखोगे फॉस्फोरस, के से याद रखोगे बेटा पोटेशियम, पोटेशियम का फॉर्मूला के होता है। ठीक है, मग Mg मैग्नीशियम, ठीक है, Mg यानी कि मैग्नीशियम, मग है तो मैग्नीशियम याद रखना। ठीक है, मैग्नीशियम MAGNESIUM, Se से सल्फर याद रखो, और कॉफ़ी, कॉफ़ी से कैल्शियम याद रखो। तो कौन पी के मग से कॉफ़ी, मैं हट जाता हूँ, इसको आप लोग अच्छे से देख लो। कौन पी के मग से कॉफ़ी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, फिर है मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हमसे पूछ रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ऑप्शन में देख लो, कैल्शियम मैक्रो होगा, मैग्नीशियम मैक्रो होगा, पोटेशियम मैक्रो होगा, बच क्या गया? आयरन। तो आयरन बच गया, तो आयरन को हम मान लेंगे कि आयरन हमारा क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरन। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और ये सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपको याद रखना है। ग्राफ्टिंग इज मोस्ट सक्सेसफुल इन, ग्राफ्टिंग किसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है? ग्राफ्टिंग सबसे ज़्यादा सफल किसमें होती है? तो मोनोकॉट्स में, MONO, ग्राफ्टिंग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है बेटा मोनोकॉट्स के अंदर। ठीक है, मोनोकॉट्स के अंदर ग्राफ्टिंग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, एक बीज पत्री में सबसे ज़्यादा सफल मानी जाती है। अगला सवाल, इनुलिन किसका पॉलीमर है?
इनुलिन पॉलीमर किसका है, बहुलक, इनुलिन किसका बहुलक है, तो इसका आंसर है बेटा फ्रक्टोज का। इनुलिन के अंदर ढेर सारे फ्रक्टोज होते हैं, अनगिनत फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये एक पॉलीमर बनाता है, एक बहुलक बनाता है जिसको हम इनुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनुलिन। द एज्ड एरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड बाई, ठीक है, वृद्ध रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है। तो रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बेटा, स्प्लीन में, SPLEEN, स्प्लीन और लिवर में, ठीक है, प्लीहा में और यकृत द्वारा, ठीक है। स्प्लीन को ही हम बोलते हैं, स्प्लीन को ही बेटा हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, यानी RBC की कब्र के नाम से जानते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC के नाम से जानते हैं, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन दिस अर्थ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इस अर्थ पे कौन सी है, तो है बेटा इसका आंसर रूबिस्को। देखो रूबिस्को ऐसे ही लिखते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, रूबिस्को। तो R फिर U छोटा होता है, R कैपिटल, U स्मॉल, फिर B कैपिटल होता है, IS स्मॉल होता है, C और O दोनों कैपिटल होता है। ये है बेटा रूबिस्को, ठीक है। ये रूबिस्को होता क्या है, ये एक एंजाइम है, क्या है, एक एंजाइम है और ये लगभग सारे के सारे प्लांट सेल में मिलती है, जितने भी प्लांट्स हैं सब में मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट्स, इनमें से किसमें, निम्न में से किसमें लाइसोजाइम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे कम मात्रा में तो देखो लाइसोजाइम जो है ना ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है, तो आंसू में मिलेगा, ह्यूमन मिल्क में मिलेगा, सलाइवा में मिलेगा, लेकिन काऊ के मिल्क में नहीं मिलेगा या सबसे कम मात्रा में मिलेगा, तो गाय के दूध में सबसे कम मात्रा में मिलेगा। अगला, सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन बेटा एक जीन का एक पार्ट होता है। सिस्ट्रॉन क्या है, तो जीन का एक पार्ट होता है जो कोई पॉलीपेप्टाइड बनाए या कोई प्रोटीन बनाए। तो लार्जेस्ट एलिमेंट इन द जीन विच इनकोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, जीन का सबसे बड़ा भाग जिससे पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। अगला सवाल, फॉर द डिस्कवरी ऑफ DNA डबल हेलिक्स मॉडल हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज, DNA के द्विकुंडली प्रारूप की खोज के लिए, ठीक है, किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था बेटा 3 लोगों को, याद रखोगे, फ्रांसिस क्रिक को, वॉटसन को और मॉरिस विल्किंस को। कब, 1962 में। तो जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला। एक और साइंटिस्ट थी उसमें, ये 3 लोग मेल थे, एक फीमेल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। चौथे ऑप्शन में आपको दिख रहा है रोजालिंड फ्रैंकलिन, उनको नहीं मिला था क्योंकि उनकी तब तक डेथ हो गई थी, ठीक है, 1962 तक उनकी डेथ हो गई। तो DNA का स्ट्रक्चर आया था बेटा 1953 में, 1953 में DNA का स्ट्रक्चर आया था, नोबेल प्राइज़ मिला 1962 में, ठीक है। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने भी काम किया था लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। और ये नियम है कि नोबेल प्राइज़ सिर्फ जो जिंदा है उन्हीं को मिलता है, मरने के बाद नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता, मरणोपरांत नहीं मिलता है। भारत रत्न जो हुआ है वो मरणोपरांत मिलता है लेकिन नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है। आखिरी क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, टर्म बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन का तात्पर्य है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स एज दे पास थ्रू फूड चेन, आहार श्रृंखला में प्रभावित होने से अजैव निर्मिकरण प्रदूषक के सांद्रण में वृद्धि होना। तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स एज दे पास थ्रू फूड चेन। तो यहाँ पे मेरा बच्चा, मेरे लाल, हम लोगों ने CHS 2019 के आए हुए सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, 2018 के भी सॉल्व करेंगे। ऐसे ही करते करते हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। PYQ के क्वेश्चंस को 5 साल तक के PYQ मैं आपको करवा रहा हूँ, तो मन लगा के इन क्वेश्चंस को करिए। क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ ही क्वेश्चंस करके आपको सीखने को भी कई चीज़ें मिल रही हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।